हेलो मानवा बडीज, स्वागत है आप सबका एक और ज़बरदस्त मानवा एपिसोड में। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी सेविंग माय स्वीट हार्ट मानवा की, और ये है इस मानवा का पार्ट 12। तो चलिए जानते हैं लेटिशिया और डिटेन की ज़िंदगी की आगे की कहानी। लेटिशिया का जेनस वापस आए 1 हफ्ता गुजर चुका है। दिन ब दिन जेनस के लोगों में त्योहार जैसी खुशी भरी जा रही थी, क्योंकि ये बात सामने आई थी कि उनके राजा और रानी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इन अफवाहों को सच साबित कर दिया। जब डिटेन और लेटिशिया ने डिटेन के ऑफिस में वो सब हरकतें की, तब डिटेन वहाँ काम करने वालों से लेटिशिया के लिए कपड़े मंगाता है, जो कि वो यहाँ अंदर पहन सके। वो पूछते हैं कि क्या लेटिशिया को नई ड्रेस की ज़रूरत है। डिटेन उन्हें बताता है कि हाँ, जो ड्रेस वो यहाँ पहन कर आई थी वो फट गया। उस आदमी को समझ में नहीं आता कि आखिर उसका कपड़ा कैसे फट गया। कपड़ा कैसे फटा, ये सोच डिटेन पूरा लाल पड़ जाता है, और डिटेन का ये रिएक्शन देख वो लोग भी समझ जाते हैं कि उनके बीच जो होना था वो सब हो चुका है। वो काफ़ी खुश होते हैं कि आखिर में उनके राजा के लिए भी प्यार का मौसम आ चुका है। जेनस के इस रोमांटिक खुश एटमॉस्फेयर के ठीक उल्टा होली एम्पायर केओस से भरा हुआ है। बहुत जल्द ही होली पैलेस की तबाही की खबर पूरे एम्पायर में फैल गई। खबर ये है कि एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर आई और ये कहा कि वही असली सेंट है। ये और कोई नहीं बल्कि सेंट की बेटी लेटिशिया थी, जो कि काफ़ी मशहूर है एक शैतान खूनी के रूप में। और तो और उनके एम्परर का बेटा राजकुमार कैलिस्टो ने ये कहा कि वो लेटिशिया का विंग है, और उसी ने आगे जाके होली पैलेस को तबाह कर डाला। इन दोनों के ही वजह से जोसेफिना को अपने 2 विंग्स तेनोआ और आर्विन को खोना पड़ा, और वो मजबूर हो गई होली पैलेस को छोड़ भागने को। लास्टली अफवाह ये भी कह रही है कि नोएल आर्मस ने भी सेंट की तरफ अपना पीठ मोड़ दिया है। इन अफवाहों से लोग काफ़ी शॉक थे। कई सारे लोग तो इन अफवाहों पर भरोसा तक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बातें हैं और इन्हें सच ठहराने को कोई भी गवाह नहीं था। नहीं, टू बी एग्जैक्ट कोई थी, लेकिन वो आगे नहीं आ सकती थी। हम देखते हैं होली एम्पायर के एम्परर को, जो कि डेना को एक जोर का चाटा मारते हैं। वो काफ़ी गुस्सा है और वो पूछते हैं कि क्या डेना अपना दिमाग खो बैठी है। एम्परर कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जेनस की रानी को होली एम्पायर की सेंट बनाने की बात कर रही हो। ये बिल्कुल ही बेहूदी बात है। डेना के गाल उस चाटे की वजह से जल रहे हैं। वो सोच रही है कि वो जानती थी कि उसके पिता ऐसे रिएक्ट करेंगे। अच्छा हुआ कैलिस्टो की जगह वो खुद यहाँ आई। एम्परर कहते हैं, वो हरामजादी लेटिशिया जेनस की रानी है और तुम ये सलाह दे रही हो कि हम उसे सेंट का दर्जा दे दें। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। डेना सोचती है कि अगर उनके पिता जो कह रहे हैं ये कैलिस्टो सुन लेता तो वो तो राजमहल को भी तबाह कर देता, और ये कुछ ऐसा है जिसे डेना को हर हाल में रोकना होगा। डेना कहती है, बाबा, होली पैलेस गिर चुका है। ज़मीन ही उल्टी की गई और एक तालाब एक ऐसा बड़ा छाल बना जो पूरी एम्पायर में पहुंचा। ऐसे हादसाएं गॉडेस की शक्ति के बगैर मुमकिन नहीं है। एम्परर चिल्लाते हैं कि ये सब ज़रूर उस मनहूस ड्रैगन की शक्तियाँ होंगी। डेना पूछती है कि क्या एम्परर जोसेफिना पर ही भरोसा करते हैं, इस पॉसिबिलिटी को नज़रअंदाज करते हुए कि उसने प्रोफेसीज को फैब्रिकेट करा है। एम्परर डेना की बात पर भरोसा नहीं करते और कहने लगते हैं कि ये सब भी लेटिशिया की चालें हैं उन्हें गुमराह करने को। डेना कहती है, तो फिर क्यों ना हम जेनस की रानी को यहाँ बुलाएं। मुझे कहा गया था कि बैरियर स्टोन्स काम नहीं कर रहे, क्यों ना हम उनसे बैरियर स्टोन्स को ठीक करवाएं। ये सुन एम्परर गुस्से में ज़ोर से डेना का बाल पकड़ उसे खींचते हैं। उसे ज़ोर से चाटा मार कहते हैं, तुझे अपनी ज़ुबान संभालना सीखना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुझ जैसी मूर्ख हरामजादी को अपना सक्सेसर चुना। मुझे किसी और को होली पैलेस में भेजना चाहिए था। अगर मैंने वैसा करा होता तो मैं कैलिस्टो को वहाँ तबाही मचाने से रोक पाता। एम्परर को ऐसा बिहेव करता और बात करता सुन डेना को लग रहा है कि कुछ तो गलत है। एम्परर खुद जैसा बिहेव नहीं कर रहे। डेना जानती थी कि उसके पिता गुस्सा होंगे और वो 1 या 2 बारी थप्पड़ खाने को तैयार थी। वो भले ही इम्पल्सिव है, एक एम्परर होने के नाते उन्होंने कभी भी गलत जजमेंट नहीं किया है। इसीलिए भले ही वो अपना आपा खो दे, डेना को लगा था कि वो कुछ ही देर में खुद को संभाल लेंगे और वो फैसला लेंगे जो कि इम्पीरियल फैमिली के लिए सबसे बेस्ट होगा। ऐसा डेना को लगा था, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है जैसे कि एम्परर पूरी तरह से अपना होश खो बैठे हैं। एम्परर चिल्लाते हुए कह रहे हैं, इस हरामजादी को डंजन में ले जाकर बंद कर दो, अभी के अभी। डेना ये सुन काफ़ी हैरान होती है और पूछती है कि क्या वो उसे जेल में डाल रहे हैं। एम्परर कहते हैं, ड्रैगन के डिसेप्शन ने तुझे घेर लिया है, जिसकी वजह से तूने होली एम्पायर को धोखा दिया है। मैं कभी भी इसके लिए तुझे माफ़ नहीं करूँगा। अब तू मेरी बेटी नहीं रही। गार्ड्स, इस ट्रेटर को तुरंत यहाँ से हटाओ।
डेना को याद आता है कि कैलिस्टो ने कहा था कि सबसे बुरी सिचुएशन में द शैडो यानी उस साये ने ऑलरेडी इंपीरियल फैमिली को जकड़ लिया हो सकता है। ये याद कर डेना समझ जाती है कि कैलिस्टो सही था। डेना ने ही जिद की थी कि वो खुद उनके पिता को मनाएगी। कैलिस्टो को लेटिशिया के श्राप को तोड़ने में ध्यान देना चाहिए। कैलिस्टो ने तब डेना को एक जेम देते हुए कहा था कि अगर कुछ गड़बड़ लगे तो वो तुरंत कैलिस्टो को बुलाए। उस जेम में कैलिस्टो ने समनिंग स्पेल लगाया है। डेना के मंत्र कहते ही कैलिस्टो उसके पास आ जाएगा। डेना को भी अभी लग रहा है कि उनके पिता शैडो की इन्फ्लुएंस में है। वो अपने नेकलेस में लगे उस जेम को छूते हुए सोचती है, क्या मुझे कैल को बुला लेना चाहिए जैसा कि उसने कहा था। लेकिन वो खुद भी तो सही दिमागी हालत में नहीं है अभी। भले ही वो नहीं दिखा रहा, मुझे पता है कि वो खुद भी अभी अनस्टेबल है। इनफैक्ट जब से ये पता चला है कि रानी लेटिशिया मरने वाली है, वो तब से ही वैसा है। मेरे बाप का होश खो चुका है और कैलिस्टो की पेशेंस भी अभी काफ़ी पतली पड़ चुकी है। अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो फिर तो तबाही मच जाएगी। मुझे किसी भी हाल में वैसा होने से रोकना होगा। ये सोच डेना ज़मीन में झुक कहने लगती है, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए। ऑफ कोर्स जेनस की रानी असली सेंट नहीं है। शायद कुछ देर के लिए मैं अपना दिमाग खो बैठी थी। होली एम्पायर में बस एक ही सेंट है और वो है सेंट जोसेफिना। डेना समझ चुकी है कि वो जितना लेटिशिया का साइड लेगी उसके पिता उतने ही पागल होते जाएंगे, बिल्कुल वैसा जैसा जोसेफिना होली टेम्पल में हो रही थी। इसका मतलब ये है कि शैडो लेटिशिया और ड्रैगन से नफरत करता है। ये सुन एम्परर कहता है, तो क्या तुझे यकीन है कि हर होलीनेस एम्पायर की एक लौती और सच्ची सेंट है। इतने सालों तक जोसेफिना से जलील होने के बाद अब एम्परर को उसे हर होलीनेस कहता सुन तो डेना श्योर हो जाती है कि उसके पिता को कंट्रोल करा जा रहा है। डेना कहती है, मुझे कुछ वक्त के लिए ड्रैगन की मनहूस शक्तियों ने बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन अब मुझे पता है कि असली सेंट कौन है। सेंट जोसेफिना ही होली एम्पायर की सच्ची सेंट है। प्लीज़ मुझे एक दूसरा मौका दीजिए बाबा। एम्परर कहते हैं, दूसरा मौका। डेना कहती है, मुझे पता है कि बैरियर स्टोन्स की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। इन सब के पीछे भी उसी ड्रैगन का हाथ होगा। हमें उसे इसकी कीमत चुकाने को मजबूर करना होगा। मैंने ज़रा किसी को जेनस भेजा है रानी लेटिशिया को यहाँ लाने को। जब वो यहाँ आ जाएगी तब आप अपने ही हाथों उसे मार सकते हो। ऐसे आप बदला भी ले सकते हो और होली एम्पायर को बचा भी सकते हो। डेना ने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है ये सीखते हुए कि अपने बाबा को कैसे खुश करना है, इसलिए उन्हें चकमा देना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्हें कंट्रोल कर रहा शैडो भी बेवकूफ़ बनेगा। एम्परर तभी कहते हैं, अगर ऐसा है तो शायद मुझे यही रहकर उस हरामजादी का इंतज़ार करना पड़ेगा। तुझे किसी भी हाल में उसे मनाकर यहाँ लाना ही होगा और इस चीज़ को हमेशा अपने साथ रख। डेना देखती है कि एम्परर उसे एक काला झुमका दे रहे हैं जिससे कि डेना को हमेशा अपने साथ रखना होगा। एम्परर वो झुमका डेना के कान में लगा देते हैं और कहते हैं कि ये डेना को फिर से बुरी फोर्सेस के जाल में पड़ने से रोकेगा। डेना सोचती है कि ये आखिर क्या हो सकता है। क्या ये किसी किस्म का ट्रैकिंग डिवाइस है। ये कुछ भी हो, अब डेना को और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। शैडो जो कि सबके पीछे का मास्टरमाइंड है, वो आखिर क्या करने का सोच रहा है। डेना को तो शैडो की पहचान तक नहीं पता, तो अब वो बस एक ही चीज़ कर सकती है, ये साबित करने को मदद करना कि लेटिशिया सच में होली एम्पायर की सच्ची सेंट है। लेकिन अगर लेटिशिया सबको इस बात को लेकर कन्विंस नहीं कर पाई तो नहीं, उसके विंग्स ऐसा होने ही नहीं देंगे। अगर वो लोग हार गए तो वो लोग तो वहाँ मौजूद सभी को मिटा देने पर भी उतर आएंगे और जब वैसा होगा तो इंपीरियल पैलेस का मंजर भी होली पैलेस के जैसा ही होगा। डेना सोचती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसमें बैठ पाऊँ उससे पहले ही वो लाजवाब राजगद्दी तबाह हो जाएगी। दूसरी तरफ जेनस के कैसल गेट्स में गार्ड्स को खबर मिली है कि होली एम्पायर की इंपीरियल राजकुमारी यानी डेना ने लेटिशिया के लिए किसी को भेजा है। जो खबर मिली है उसमें राजकुमारी का सील भी लगा है, तो ये बात सच है। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ बस एक ही इंसान है, बस एक ही जन को तो डेलीगेशन नहीं माना जा सकता, लेकिन वो आदमी फिर भी खुद को एक डेलीगेट बता रहा है। ये सब थोड़ा अजीब और सस्पिशियस लग रहा है। वो आदमी तो एक फ्रॉड की तरह दिख रहा है, उसे वापस भेज देना चाहिए। तभी एक आवाज़ आती है, मैं एक फ्रॉड हूँ या नहीं, ये फैसला तो जेनस की राज परिवार का होना चाहिए ना। वो दोनों गार्ड्स ये आवाज़ सुन काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये आवाज़ वही नीचे खड़े आदमी की है, लेकिन वो तो उनसे काफ़ी दूर है, उसकी आवाज़ उन्हें कैसे सुनाई दे सकती है। वो आदमी कहता है, मेरे पास अपने रास्ते हैं मेरी आवाज़ तुम तक पहुँचाने की, भले ही हमारे बीच की दूरी कितनी ही क्यों ना हो। तो अब गेट को खोलो।
तभी दूसरी तरफ से भी एक घोड़ा आता है जिसमें के जेनस का रॉयल क्रेस्ट लगा हुआ है। उन गार्ड्स को लगता है कि डेलीगेशन को वेलकम करने किसी को भेजा गया है। शायद ये आदमी सच बोल रहा था। वो लोग गेट को खोलते हैं, लेकिन काफ़ी हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि दूसरी तरफ से आए घोड़े में तो उनकी महारानी लेटिशिया खुद सवार है। हम देखते हैं कि लेटिशिया एक बड़ी सी स्माइल लेकर गेट्स के बाहर जा रही है। लेटिशिया घोड़े से छलांग लगाती है और कहती है, आर्विन। यानी जो आदमी आया है वो और कोई नहीं बल्कि आर्विन है। आर्विन भी लेटिशिया की तरफ जाने लगता है, घबराते हुए कि लेटिशिया कैसे ऐसे घोड़े से छलांग लगा सकती है। आर्विन लेटिशिया को पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। लेटिशिया कहती है कि आर्विन को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी उसे पता था कि आर्विन उसे पकड़ लेगा। आर्विन कहता है कि लेटिशिया ने तो उसे ऑलमोस्ट एक हार्ट अटैक दे दिया। लेटिशिया कहती है कि वो चाहती थी कि आर्विन को पता चले कि उसे कैसा महसूस हुआ था जब आर्विन के दिल में छुरा घोंपा गया था। आर्विन कहता है कि लेटिशिया को उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब उसके घाव पूरी तरह से भर चुके हैं। लेटिशिया कहती है कि ये सुन खुशी हुई। आर्विन पूछता है कि लेटिशिया को कैसे पता चला कि वो आने वाला है। लेटिशिया कहती है कि उसे एहसास हुआ कि वो आज ही होगा। हालांकि लेटिशिया आर्विन को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आर्विन पूछता है कि वैसा क्यों, तो लेटिशिया एक बड़े से स्माइल के साथ कहती है, मैंने एक सपना देखा, एक बेहद खूबसूरत सपना। सपने में लेटिशिया ड्रैगन की पीठ में बैठ आसमान में उड़ रही थी। ड्रैगन यानी सिगमंड कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटिशिया, जल्द ही तुम्हारा एक सपना पूरा होने वाला है। अब तुम्हारी खुशी के दिन तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है। लेटिशिया लॉर्ड सिगमंड से कहती है कि जितना उसको चाहिए उसकी ज़िंदगी पहले से ही उन खुशियों से भरी हुई है। सिगमंड पूछता है कि क्या लेटिशिया श्योर है कि उतना उसके लिए काफ़ी है। ड्रैगन वादा करता है कि जल्द ही लेटिशिया और डिटेन की ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ी अनसोची खुशी आने वाली है। जब लेटिशिया उस सपने से जागती है, वो सोचती है, एक अनसोची खुशी, क्या इसका मतलब ये है कि मेरा शाप टूटने वाला है। लेटिशिया खुश होती है, उसे लगता है कि ड्रैगन उसकी सपनों में लेटिशिया को इनकरेज करने आए होंगे और उसकी इस नई शुरुआत के लिए उसे बधाई देने भी। वो मन ही मन सिगमंड का शुक्रिया अदा करती है। उस पल में लेटिशिया अभी भी उन शब्दों का असली मतलब नहीं समझ पाई थी। अभी प्रेजेंट टाइम में लेटिशिया आर्विन से कहती है कि एक बारी राजकुमारी डेना ने बैरियर स्टोन्स को लेकर उसे मदद मांगी थी, इसीलिए लेटिशिया को लग रहा था कि वो किसी को जेनस भेजेंगी। आर्विन कहता है कि जैसा लेटिशिया को लग रहा था वैसा ही है। आर्विन यहाँ आया है डेना के कहने पर लेटिशिया को वापस होली एम्पायर ले जाने। होली पैलेस के तबाह होते ही जोसेफिना गायब हो गई। राजकुमार कैलिस्टो के मुताबिक वो राज हवेली के आसपास ही कहीं छुप रही है। लेटिशिया पूछती है कि ये ज़रूर बैरियर स्टोन्स की वजह से होगा। आर्विन कहता है हाँ, उसने जो सुना है उसके मुताबिक 9 में से 5 बैरियर स्टोन्स पूरी तरह से अपनी चमक खो चुके हैं। आर्विन कहता है कि डेना इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अगर सारे 9 बैरियर स्टोन्स ने काम करना बंद कर दिया तो एम्पायर भी ख़त्म हो जाएगा। लेटिशिया कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता। आर्विन पूछता है कि उसका मतलब क्या है, तो लेटिशिया कहती है कि हो सकता है कि वो बैरियर स्टोन्स ख़राब नहीं हुए हैं बल्कि खुद को रिपेयर कर रहे हो। इनफैक्ट जब से कैलिस्टो उसका फोर्थ विंग हुआ है तब से ही लेटिशिया को ऐसा लग रहा है। जब उसे एक नया विंग मिला तब लेटिशिया को महसूस हुआ था कि बैरियर स्टोन्स को उनकी चमक वापस मिल गई है। यानी कि सारे बैरियर स्टोन्स पहले ही ख़राब थे, लेकिन अभी 4 स्टोन्स काम कर रहे हैं क्योंकि लेटिशिया को 4 विंग्स मिल चुके हैं। आर्विन उसकी बात सुन कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ज़रूरी है कि लेटिशिया को जितना हो सके जल्दी उसके सारे 9 विंग्स मिल जाए। और ये बात करने पर आर्विन को याद आता है कि यहाँ आने से पहले वो कैलाश नाम के विंग से मिलने गया था। आखिरकार वो भी एक विंग है। आर्विन को लगा कि उसका सपोर्ट भी जल्द ही पाना ज़रूरी है। कैलाश द विंग ऑफ हीलिंग, वो जोसेफिना की 4th विंग है और कहा जाता है कि उसके पास अद्भुत हीलिंग पावर्स है। जब आर्विन को चोट लगी थी तब वही थी जो लेटिशिया के जहन में सबसे पहले आई थी। जबकि लेटिशिया को बाकी विंग्स के बारे में पता है क्योंकि वो सब हमेशा उसे हैरास करते थे, लेकिन कैलाश के बारे में लेटिशिया को ज़्यादा नहीं पता। उसे बस इतना याद है कि कैलाश को लेटिशिया के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अब सोचने पर लेटिशिया को ये बात अजीब लगती है कि जोसेफिना के कहने पर भी वो कभी भी लेटिशिया के साथ हो रहे अब्यूज़ में खुद हिस्सा नहीं लेती थी। जब लेटिशिया छोटी थी तब उसे लगता था कि ये इसलिए है क्योंकि वो द विंग ऑफ हीलिंग है और उसका दिल अच्छा है, लेकिन अगर वैसा ना हो तो कहीं नोएल और आर्विन की ही तरह कैलाश को भी जोसेफिना को लेकर बुरी चीज़ें महसूस हुआ हो तो। लेटिशिया कहती है, आर्विन क्या तुम्हें लगता है कि कैलाश। आर्विन कहता है, जी मैंने भी वही सोचा था, इसीलिए मैं तुरंत उसे मिलने चला गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस तक पहुंच पाता उससे पहले ही कैलाश गायब हो गई थी।
दूसरी तरफ हम देखते हैं होली एम्पायर में लोग बात कर रहे हैं कि जेनस की रानी नई सेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शैतान गॉडेस की चूजन वन है। सेंट जोसेफिना की ग्रेस की वजह से वो सब एक अबंडेंस की ज़िंदगी जीने के काबिल है। उन जैसे ठग को भी ये बात पता है, लेकिन उनकी खुद की बेटी इतनी हरामी निकली कि अपने ही माँ को नकली सेंट कहकर उनकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की। तभी पास ही में बैठी एक छोटी बच्ची अपने पिता से कहती है, बाबा क्या नई सेंट एक चुड़ैल है? उसके बाबा कहते हैं, मुझे लगता है कि जेनस की रानी सच्ची में असली सेंट हो सकती है, ना ही बस उनके पास 2 विंग्स है। राजकुमार कैलिस्टो ने तक अपनी लॉयल्टी उन्हें प्लेज की है। ये सुन वो पहले के आदमियों में से एक आकर उस आदमी को मारने लगता है जिसने लेटिशिया का साइड लिया। वो उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है जोसेफिना पर शक करने के लिए और बकवास बातें करने के लिए। वो लोग फिर उस आदमी को बाहर फेंक देने को कहते हैं। अपने बाबा को उस हाल में देख वो छोटी बच्ची रोने लगती है। वो आदमी कहता है, ये कौन है? दूसरा आदमी आकर उस छोटी बच्ची को कॉलर से पकड़कर उठाता है और कहता है कि लगता है उसी हरामी की बेटी है, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? पहले वाला आदमी कहता है, तुझे क्या लगता है, इसे भी बाहर फेंक दे। वो बच्ची चिल्लाती रहती है, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी उनकी मदद नहीं करता। फिर वो आदमी जिसने उस आदमी को मारा था वो अंदर जाता है जहाँ एक दूसरा बंदा अपने लिए वाइन पोर कर रहा है। वो कहता है, लॉर्ड लैंसन, इस कमोशन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हमने उन ट्रबल मेकर्स के साथ डील कर लिया है। वो लैंसन नाम का बंदा कहता है, मुझे वो सुनाई देता, उससे पहले ही तुझे उनसे निपट लेना चाहिए था। वो आदमी माफ़ी मांग ही रहा था कि तभी लैंसन अपना वाइन का ग्लास उसके सर पर मार देता है। हम देखते हैं कि वही पास में कोई और भी खड़ा है। लैंसन कहता है, अगर तू मेरे हाथों मरना नहीं चाहता तो अपना काम ढंग से कर। वो फिर उस आदमी को वहाँ से निकल जाने को कहता है। लैंसन फिर उस दूसरे इंसान की तरफ मुड़ कहता है, मेरे कान सड़ने वाले हैं, वो उस नीच हरामजादी को हर होलीनेस से कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं? तेनुआ अपनी कब्र में मुड़ रहा होता अगर वो ये सब सुन लेता। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कैलाश? यानी ये दूसरी बंदी कैलाश है जिसे आर्विन और लेटिशिया ढूंढना चाहते हैं। कैलाश बाहर देख कहती है कि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर रहा है। लैंसन कहता है कि ये भी उसी हरामजादी की वजह से होगा। होली पैलेस को तबाह करने की वजह से उसे गॉडेस का गुस्सा मिल रहा है। कैलाश बाहर उस बाप बेटी को देख रही है जिन्हें उन आदमियों ने लेटिशिया को सपोर्ट करने के लिए मारा था। कैलाश वहाँ से चलने लगती है और लैंसन पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। कैलाश कहती है कि वो अपना दिमाग ताज़ा करने हवा खाने जा रही है। तभी लैंसन कहता है, कैलाश, तुम हर होलीनेस के ही साइड में हो, है ना? तुम नोएल और आर्विन की तरह एक घटिया धोखेबाज नहीं हो ना? कैलाश लैंसन को देख कहती है कि अगर वो एक ट्रेटर होती तो वो आर्विन के पीछे गई होती, ना कि लैंसन के पीछे। लैंसन कहता है कि शायद ये सच है, स्पेशली इस वजह से क्योंकि कैलाश उसे नफरत करती है। कैलाश कहती है कि ये तो ऑब्वियस बात है। वो पूछती है कि क्या लैंसन को हर होलीनेस की कोई खबर मिली? लैंसन कहता है कि अभी नहीं, वो श्योर है कि वो इंपीरियल पैलेस में ही है, लेकिन उनकी तरफ से उसे कोई भी खबर नहीं मिली है। ज़रूर उस कमीने राजकुमार की वजह से वो बस एक्स्ट्रा केयरफुल हो रही है। कैलाश लैंसन को चौकन्ना रहने को कहती है क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि हर होलीनेस सबसे पहले उसे ही कांटेक्ट करेंगी। आखिरकार उसे हमेशा ही कैलाश से ज़्यादा भरोसा लैंसन के ऊपर रहा है। कैलाश कहती है कि उनसे खबर मिलते ही वो ये बात कैलाश को भी बताए क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। जब कैलाश वहाँ से जाने का दरवाज़ा खोलती है और अपने सामने वही छोटी बच्ची को अपने बाबा को पुकारते हुए रोता हुआ देखती है, ये उसको उसकी यादों में ले जाती है। जब वो छोटी थी तब उसके पिता उससे कहा करते थे कि एम्पायर में कोई होप नहीं है। उन्होंने कैलाश से वादा करा था कि एक दिन वो लोग इस एम्पायर को छोड़कर चले जाएंगे। ये याद कर कैलाश उस बच्चे के पास झुकती है और उसके सर पर अपना हाथ रख कहती है, घबराओ मत बेटा, आपके बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये कहकर कैलाश उस आदमी को हील करती है। फिर वो उस बच्ची को कहती है, जब तुम्हारे बाबा जाग जाए तो उनसे कहना कि कुछ दिनों तक घर में ही रहे क्योंकि लैंसन के आदमी इस इलाके को देखते हैं। तभी वहाँ किसी के कदम की आवाज़ आती है। वही आदमी जो कि लैंसन से मार खाया था वो कहता है, आप क्यों उस हरामजादे को हील कर रही हो? कहीं आप लॉर्ड लैंसन को धोखा तो नहीं दे रही? कैलाश उठती है और कहती है, पहले मुझे तुझसे एक सवाल पूछने दे। कुछ देर पहले बार में तूने क्या कहा? तूने कहा कि वो जो कि सेंट की बुराई करते हैं उनकी ज़ुबान काट देना चाहिए, है ना? वो आदमी कहता है हाँ। तो कैलाश कहती है, बहुत अच्छी बात कही, तो फिर मैं तेरी वो ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। ऐसा कहकर वो अपना चाकू निकालती है और फिर वहाँ उस आदमी की चीख सुनाई देती है।
अगले ही पल वो ज़मीन में गिर पड़ता है, यानी कैलाश ने सच में उसका ज़ुबान काट दिया है। ये इस बात का इशारा देता है कि कैलाश को भी लेटिशिया ही असली सेंट लगती है और इसीलिए लेटिशिया के बारे में बुरा बोलने के लिए उसने उस आदमी के साथ ऐसा करा। दूसरी तरफ आर्विन के जेनस पहुंचने के बाद डिटन और लेटिशिया ने तुरंत एक ग्रुप बनाया होली एम्पायर में जाने को। उस ग्रुप में गार्ड्स के नंबर कम रखे गए क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी जल्दी एम्पायर पहुंचने की ज़रूरत है। बार्नेस और आर्विन को गार्ड्स को लीड करने का काम दिया गया, जिनमें थे यूरिया, विक्टर और इनोच। आगे होने वाली लंबी सफ़र को ध्यान में रखते हुए उस रात उनके लिए एक शानदार दावत तैयार की गई। खाते वक्त यूरिया देखती है कि विक्टर अच्छे से खाना नहीं खा रहा। वो कहती है कि अगर विक्टर अपना खाना नहीं खा रहा तो वो उसका सारा खाना खा देगी, जो बात विक्टर मान जाता है। ये सुन यूरिया काफ़ी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। विक्टर कहता है कि उसे अपना वजन कम करने की ज़रूरत है। यूरिया पूछती है कि विक्टर ये कैसी बातें कर रहा है, तो विक्टर कहता है कि उसके पेट में काफ़ी चर्बी चढ़ गई है, जिसकी वजह से वो एक नाइट के रूप में फेलियर बन चुका है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब विक्टर राजमाता को कहानी पढ़कर सुना रहा था, तब वो कहती है, मेरी बच्ची, क्या मैं तुम्हारा पेट छू सकती हूँ? विक्टर कहता है, मेरा पेट? आप क्यों मेरे पेट को छूना चाहती हो योर मैजेस्टी? राजमाता कहती है, क्या बच्चा लात मारने लग गया है या फिर अभी उसके लिए वक्त नहीं हुआ? तुम अपने बच्चे का क्या नाम रखने वाली हो मेरी बच्ची? ये सुन विक्टर के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है, क्या राजमाता ने अभी मुझसे पूछा कि क्या मेरा बच्चा लात मार रहा है? क्या उन्हें लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? विक्टर को लगता है कि राजमाता ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया है, लेकिन राजमाता की ये बातें किसी और चीज़ की तरफ इशारा कर रही है। आर्विन लेटिशिया को कहता है कि वो लोग मैजिक ट्रांसपोर्टेशन स्क्रोल्स की मदद से एम्पायर तक सफ़र करेंगे। लेटिशिया आर्विन से पूछती है कि आर्विन को कैसे ऐसी हाई क्वालिटी स्क्रोल्स मिली जो कि बस मादो एम्पायर यूज़ करती है। आर्विन बताता है कि ये उसके लिए राजकुमार कैलिस्टो ने बनाए हैं और वो यहाँ भी इनकी ही मदद से आया है। इनकी मदद से 10 लोगों को बस 3 दिन में ही एम्पायर पहुँचाया जा सकता है। ये सुन लेटिशिया काफ़ी हैरान होती है। आर्विन कहता है कि वो तो इस बात को लेकर परेशान है कि कैलिस्टो खुद पर कुछ ज़्यादा ही जोर लगा रहा है। आर्विन तो खुद अपनी ही ताकत से रेगिस्तान को पार कर सकता था। आर्विन को लगता है कि कैलिस्टो ने अपनी पूरी ताकत और माना लगाकर इन स्क्रोल्स को इसलिए बनाया ताकि उसे 1 महीने तक लेटिशिया के लिए एंग्शियसली इंतज़ार करना ना पड़े। आर्विन कहता है, आखिरकार मुझे भी वैसा ही लगा था आपके श्राप के बारे में जानने के बाद। लेटिशिया चौंक जाती है ये सुन के आर्विन को भी उसके श्राप के बारे में पता चल चुका है। ज़रूर नोएल ने ही उसे बताया होगा। लेटिशिया जल्दी जल्दी टॉपिक को बदलने की कोशिश करती है और कहती है कि वो लोग फाइनली कल अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं। क्या आर्विन बार्नेस से मिला? आर्विन कहता है कि वो अभी उसे मिलने जाने ही वाला था। उसे बार्नेस को बधाई देना चाहिए क्योंकि वो अब एक विंग बन चुका है। और कुछ है जो आर्विन बार्नेस को बताना चाहता है। लेटिशिया पूछती है क्या? आर्विन कहता है कि क्योंकि बार्नेस भी लेटिशिया को सर्व करता है तो आर्विन को उसे भी जोसेफिना के श्राप के बारे में बताना होगा। ये सुन लेटिशिया घबरा जाती है और कहती है कि अगर बार्नेस को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, इसीलिए शायद उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि श्राप तो वैसे भी जल्द ही टूटने वाला है। आर्विन कहता है, तो फिर क्या आपका इरादा उससे ये सच छुपाने का है, जैसा कि आपने ये बात मुझसे और नोएल से छुपाई थी? वैसे ही जैसा आपने कहा कि आप हमारे बच्चे की गॉड मदर बनोगी, लेकिन हमसे ये नहीं कहा कि आपके पास जीने को बस कुछ ही महीने बाकी है। आर्विन की बातें सुन लेटिशिया का सर झुक जाता है। वो कहती है, आई एम सॉरी, मैंने ये बात तुमसे छुपाई आर्विन। आर्विन कहता है कि माफ़ी तो उसको मांगना चाहिए। आर्विन का इरादा इस बात को लाकर लेटिशिया से माफ़ी मंगवाना नहीं था। वो बस इतना चाहता है कि अब से लेटिशिया ऐसी बातें खुद के अंदर छुपाकर ना रखे और उनसे शेयर करे। लेटिशिया कहती है कि वो ज़रूर वैसा ही करेगी। अभी लेटिशिया को ऐसा महसूस हो रहा है जैसा कि आर्विन उसका बड़ा भाई हो। चुने गए लोग एम्पायर के लिए निकलते उससे पहले कैसल में एक छोटा सा कमोशन हुआ। काउंसिल ने अभी तक तय नहीं करा था कि डिट्रियन को उनके साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। अभी हाल ही में भी उसके शादी के वक्त डिट्रियन 2 महीने तक जेनस में नहीं था। अगर डिट्रियन फिर से चला गया तो फिर जेनस के इंटरनल अफेयर्स का क्या होगा? डिट्रियन उनकी बातों को समझता है, लेकिन वो कैसे लेटिशिया उनकी रानी को अकेला एम्पायर भेज सकता है जबकि उन्हें पता तक नहीं है कि वहाँ कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं। ये बात तो पक्की है कि एम्पायर में रहे जोसेफिना के फॉलोअर्स उस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे।
काउंसिल के आदमी कहते हैं कि जिस ग्रुप में लेटिशिया जा रही है वहाँ गॉडेस के 2 विंग्स हैं, उन्हें उन पर भरोसा करना चाहिए। डिटेन कहता है कि 2 तो क्या, गॉडेस के 20 विंग्स भी लेटिशिया के साथ जाए तो भी वो लेटिशिया को अकेले नहीं जाने दे सकता। ये मीटिंग काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि डिटेन और काउंसिल के लोग दोनों ही अपनी अड़ान में टिके रहे, लेकिन जल्दी इसको उसके मुकाम तक पहुँचाया आर्विन ने। आर्विन के कहने पर डिटेन मान जाता है लेटिशिया और होली एम्पायर में होने वाली चीज़ों के लिए आर्विन पर भरोसा करने को, जबकि वो खुद यहाँ रहकर जेनस की मामलों को संभालेगा। ये देख लेटिशिया काफ़ी खुश होती है और आर्विन से कहती है कि डिटेन को भी एहसास हो गया होगा कि तुम बहुत ही रिलायबल हो आर्विन। आर्विन को नहीं पता क्योंकि उसकी डिटेन से उतनी लंबी बात तो नहीं हुई थी। लेटिशिया कहती है कि ट्रस्ट को बिल्ड करना वक्त के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेटिशिया को भी लगा था कि आर्विन बहुत भरोसेमंद है जब वो उसका विंग भी नहीं बना था। ऐसा कहने के लिए आर्विन लेटिशिया को थैंक यू कहता है। तभी वहाँ जेनस का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि उसे थोड़ा बुरा लगा। डिटेन पूछता है कि वो किस बात से उदास है तो प्राइम मिनिस्टर बताता है कि डिटेन ने उनकी सलाह नहीं मानी, लेकिन जब आर्विन ने वही बात की तो डिटेन मान गया। प्राइम मिनिस्टर जानना चाहते हैं कि आर्विन ने डिटेन से ऐसा क्या कह दिया कि वो उसकी बात को मान गया। डिटेन बताता है कि उसने अपना मन बदला नहीं है, उसे तो बस एक रिश्वत मिली है। प्राइम मिनिस्टर पूछता है कि क्या ये कोई मजाक है तो डिटेन बताता है कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि उससे कभी नहीं लगा था कि वो एक ऐसा दिन भी देख पाएगा जब डिटेन कोई मजाक करेगा। शादी करना डिटेन को काफ़ी सूट करता है और डिटेन कहता है ऐसा है क्या। इसके बाद जैसा कि आर्विन ने कहा था, उन स्क्रोल्स के इफेक्ट्स काफ़ी लाजवाब थे। वो सब बस 3 दिन में ही एम्पायर में पहुंच गए, जबकि आमतौर पर यही करने को उन्हें 1 महीना लग जाता। आर्विन अपनी होली पावर से ग्रुप के लोगों को हील भी करता है। उस जादुई सफ़र की वजह से बार्नेस को तो उल्टियाँ हो रही है और वो वापस जाते वक्त नॉर्मली रेगिस्तान से चलते हुए जाना चाहता है। ये देख आर्विन कहता है लेडी लेटिशिया के सामने उल्टियाँ मत करो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई ऐसा जो कि होली पावर्स का इस्तेमाल करने के काबिल है, वो इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। बार्नेस आर्विन को उस पर ताने मारना बंद करने को कहता है और आर्विन को दिखाता है कि लेटिशिया का हालत भी बार्नेस के जैसा हो रखा है। लेटिशिया को आर्विन जाकर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो लोग लौटते वक्त स्क्रोल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कैलिस्टो से कहकर उनके साइड इफ़ेक्ट्स को ठीक करवाएगा। बाकी सब देखते हैं कि वहाँ आसपास कोई नहीं है। आर्विन बताता है कि उसने उन्हें एक रिमोट एरिया में ट्रांसपोर्ट कराया ताकि उनके ऊपर किसी का ध्यान ना जाए। अब तक तो राजकुमार कैलिस्टो को भी उन स्क्रोल्स की वजह से ये एहसास हो गया होगा कि वो लोग आ पहुँचे हैं, इसीलिए आर्विन को यकीन है कि नोएल भी। तभी आवाज़ आती है लेडी लेटिशिया। आर्विन अपना बात खत्म कर पाता उसे पहले ही नोएल वहां आ पहुंच चुकी है। वो लेटिशिया को गले लगाकर कहती है कि वो उसका इंतज़ार कर रही थी। नोएल काफ़ी घबराई हुई है और वो पूछती है कि लेटिशिया कैसी है। क्या उसके श्राप की वजह से लेटिशिया को कहीं दर्द हो रहा है? क्या लेटिशिया को फिर से खून की उल्टियाँ हुई? लेटिशिया नोएल को बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। नोएल लेटिशिया को उसके साथ आने को कहती है। उसने एक जगह तैयार की है जहाँ लेटिशिया अच्छे से आराम कर पाएगी। वहां जाने के बाद नोएल लेटिशिया को बताती है कि फोर्थ विंग यानी कि कैलिस्टो कुछ देर के लिए एक काम से बाहर गया हुआ है। शायद उसका लेना देना राजकुमारी डेना से है। लेटिशिया पूछती है राजकुमारी डेना? नोएल कहती है जी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ठीक होंगी। आपको तो पता है ना कि वो हरामज़ादा मेरा मतलब हिज हाईनेस मामलों को संभालते वक्त कैसे है। लेटिशिया हंसते हुए कहती है हाँ, उसे पता है। तभी बातों ही बातों में लेटिशिया नोएल से कहती है कि वो और आर्विन बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी वो दोनों ही लेटिशिया की एक ही जैसे फिक्र करते हैं। तभी नोएल कहती है माई लेडी, एक्चुअली हमको एक रास्ता मिला है आपका श्राप तोड़ने का। फोर्थ विंग ने उसका एक कंडीशन पता लगाया है। लेटिशिया कहती है कि नोएल का मतलब क्या है? तो नोएल कहती है आप जी सकती हो अगर आपने किंग डिट्रेन को मार डाला। क्या आप उनसे प्यार करती हो माई लेडी? आप करती भी है तो भी उन्हें मरना होगा आपकी ज़िंदगी के लिए। हमारे लिए पूरी दुनिया के किसी भी और से भी आप कहीं ज़्यादा कीमती हो। लेटिशिया कहती है नहीं नोएल, बस मुझे बचाने को मैं तुम्हें डिटेन को मारने नहीं दे सकती। मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। जब लेटिशिया को पता चला कि कैलिस्टो उस श्राप को डेसिफर कर रहा है, तब लेटिशिया को अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसके विंग्स कुछ भी करेंगे लेटिशिया को बचाने की खातिर। उन्हें मनाने का एक ही रास्ता है, उन्हें सब सच बता देना। इसीलिए लेटिशिया कहती है नोएल, मैं ज़रा सर पास्ट में वापस आई हूँ डिटेन को बचाने।
इसी वक्त दूसरी तरफ बार्नेस अभी भी उल्टियाँ कर रहा है। वो सोच रहा है कि कैसे उसने पिछले कई दिन लेटिशिया के सामने खुद को एम्बैरस कर दिया है। जब उनकी सफ़र से पहले बार्नेस को लेटिशिया के श्राप का पता चला, तब वो पागल हो गया था। गुस्से की वजह से वो अपना दिमाग खोने को था, लेकिन उसने अपने गुस्से को एक मजबूत रिजॉल्व में बदला, ये कि जब तक लेटिशिया का श्राप टूट नहीं जाता, तब तक बार्नेस उसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखेगा। लेकिन सफ़र के बाद बार्नेस लेटिशिया को हील करने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन वो उल्टा ही खुद बीमार हो गया। आखिर में वो बस उल्टियाँ करता रह गया, जबकि आर्विन ने लेटिशिया का ख्याल रखा। बार्नेस सोचता है, लेकिन अब जबकि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, मैं फिर से विंग होने की अपनी ड्यूटीज़ निभाने को तैयार हूँ। बार्नेस सबको आराम करने को कहता है और खुद दौड़ते हुए वहाँ से निकलने लगता है, ये कहकर कि वो लेटिशिया को देखने जा रहा है। गार्ड्स उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि बार्नेस अपने साथ एक बाल्टी ले जाए। बार्नेस कहता है कि उसे बाल्टी की क्या ज़रूरत है, तो वो कहते हैं कि अगर उसको फिर से उल्टियाँ हुई तो उसे तो एक स्ट्रेचर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर उल्टियाँ करते करते वो बेहोश हो गया तो उन्हें फिर से बार्नेस को उठाकर लाना होगा। ऐसा कहकर वो लोग बार्नेस पर हंसते हैं। ये देख बार्नेस अनोय होता है कि वो लोग क्यों ठीक है, जबकि वो तो बार्नेस से भी ज़्यादा कमज़ोर है। जब बार्नेस लेटिशिया के कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो देर हो चुका है। कोई दूसरा विंग उससे पहले ही वहां पहुंच गया है, और वो विंग को क्यों पहला विंग होना था, जिसके साथ बार्नेस अभी भी ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल फील करता है। वहाँ नोएल है जो कि बार्नेस को अंदर ना जाने को कहती है, क्योंकि लेटिशिया अभी अभी ही सोई है। ये उनकी पहली मुलाकात है, और उसे मिलते ही बार्नेस को उनके बीच एक दीवार महसूस होती है। बार्नेस नोएल से पूछता है कि क्या लेटिशिया को अभी भी सर दर्द हो रखा है। नोएल बताती है कि उसकी तबीयत अब ठीक है, वो बस थोड़ा थकी हुई है। बार्नेस सोचता है बस उसके साथ ही नहीं, जेनस के सभी नाइट्स की और नोएल कोल्ड बिहेव करती है। ऐसा बिहेव करती है जैसा कि उन्होंने नोएल की बेटी को ही ले जाया हो, भले ही वो सब क्लियरली एक ही साइड में है। ऐसा लगता है जैसे कि नोएल बिल्कुल तैयार है किसी भी वक्त उनके खिलाफ जाने को। अगर ये इंसान एक आदमी होता तो बार्नेस उसे एक मुक्का देकर उसके ऐसे बिहेव ना करने को कहता, लेकिन ये तो एक औरत है। क्या ये इसलिए है क्योंकि वो लेटिशिया की पहली विंग है? वो अकेली ऐसी विंग है जिसने अपने सच्चे मास्टर को पहचाना, तब भी जब आर्विन तक जोसेफिना के धोखे में था, या फिर शायद बस इसलिए क्योंकि वो लेटिशिया की बहुत ही फिक्र करती है। तभी नोएल कहती है, मुझे कहा गया है कि तुम थर्ड विंग भी हो और किंग डिट्रियन के पर्सनल लाइट भी। बार्नेस कहता है कि हाँ, ये सच है। नोएल कहती है, तो फिर क्या तुम जेनस के राजा को अपने मास्टर के तौर पर रिजर्व करते हो? बार्नेस बताता है कि राजा डिट्रियन और रानी लेटिशिया दोनों ही उसके मास्टर्स हैं। नोएल कहती है, लेकिन अगर तुम्हें उन दोनों में से बस किसी एक को चुनना पड़ा तो? बार्नेस पूछता है कि नोएल का मतलब क्या है? ये कैसा बेहुदा सवाल है। वो दोनों ही पति पत्नी हैं और एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो दोनों बेसिकली एक ही है। तो फिर बार्नेस को क्यों उनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा? बार्नेस कहता है, देखो मैं तुम्हारा कंसर्न समझ सकता हूँ, लेकिन नोएल बीच में ही कहती है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। जितना लोग कहते हैं तुम सच में उतना ही सिंपल माइंडेड हो। बार्नेस सोचता है, क्या वो अभी हंसी? क्या मैंने कुछ फ़नी कहा? नोएल कहती है, तुम्हारा मतलब मैं समझ गई। अगर तुम सच में उन दोनों को एक ही मानते हो तो फिर उनके बीच किसी एक को चुनना ज़रूरी नहीं होगा, ना ही एक के ऊपर दूसरे को रखना ठीक होगा। जब लेडी लेटिशिया जाग जाए तो मैं उन्हें खबर कर दूंगी कि तुम यहाँ आए थे। कमरे में इंतज़ार करो और घर के बाहर मत जाना। बार्नेस श्योर होकर कह तो नहीं सकता, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि नोएल अब उससे गुस्सा नहीं है। शायद उसको बार्नेस को लेकर कोई हार्ड फीलिंग्स थी ही नहीं। वहां से जाते हुए नोएल सोचती है, क्या लेडी लेटिशिया सच में पास्ट में लौट कर आई है बस राजा डिट्रियन के लिए? उसे याद आता है कि कैसे लेटिशिया ने अभी उसे कहा था, नोएल मैं अपने पति डिट्रियन के बिना एक बारी ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ, और वो ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर थी। इस श्राप के बगैर भी ये सच कि मैं जिंदा थी, वही एक श्राप की तरह महसूस होता था। इसीलिए प्लीज़ अब से कभी भी उन्हें किसी भी तरह की चोट पहुंचाने के बारे में मत सोचना। मेरे ज़िंदा रहने का बस एक ही रास्ता है, और वो ये है कि वो भी ज़िंदा रहे। नोएल सोचती है, इन अदर वर्ड्स अगर राजा डिटन मर गए तो लेडी लेटिशिया भी मर जाएंगी। इस नॉलेज के बाद हम विंग्स किसी भी हाल में कभी भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। इनफैक्ट हमें तो हर हाल में उन्हें भी प्रोटेक्ट करना होगा। प्रॉब्लम ये है कि अब हमें फिर से सब शुरू से देखना होगा और श्राप को तोड़ने का रास्ता ढूंढना होगा। नोएल सोच रही है कि उसे आर्विन और कैलिस्टो को भी ये बात बता देना चाहिए।
आखिर अपनी पिछली ज़िंदगी में लेडी लेटिशिया को किन हालातों का सामना करना पड़ा? क्या हुआ होगा कि वो किसी दूसरे के लिए खुद को कुर्बान करने पर पहुंच गई? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लेटिशिया जाग चुकी है। वो देखती है कि बाहर अंधेरा हो चुका है। वो सोचती है कि वो कब सो गई। उसे तो पता भी नहीं चला कि सूरज ढल चुका है। तभी कोई कहता है कि अभी रात नहीं हुई है, लेकिन सूरज बादलों के पीछे छुपा होने की वजह से दिख नहीं रहा। लेटिशिया देखती है कि वहाँ आर्विन है, तो वो उससे पूछती है कि आर्विन कब से वहाँ है। उसे लेटिशिया को उठा देना चाहिए था। आर्विन बताता है कि लेटिशिया इतनी सुकून भरी नींद में थी कि उसको उठाने का मन नहीं किया। वो दोनों साथ में बैठते हैं और लेटिशिया आर्विन से पूछती है कि नोएल ने उसे उसकी पास्ट यानी उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में बता दिया है ना। आर्विन कहता है हाँ, उसे सब पता चल चुका है। आर्विन कहता है, माई लेडी, आपने एक बारी एक सपने का जिक्र किया था। आपने कहा था कि मैंने नोएल को अपने ही हाथों से मारा जब वो आपको बचाने की कोशिश कर रही थी, और ये कि मरने के बाद भी वो आपके साथ ही रही। क्या वो सब सपना नहीं था? क्या वो कुछ ऐसा था जो कि असल में हुआ था? लेटिशिया कहती है, पास्ट बस पास्ट है। मैं नहीं चाहती कि तुम या नोएल उसकी वजह से खुद को टॉर्मेंट करो। हमें बस प्रेजेंट में ध्यान देना चाहिए। आर्विन पूछता है कि क्या ये बात लेटिशिया को डिटेन को भी नहीं बतानी चाहिए। लेटिशिया कहती है कि उसे नहीं पता, ये कोई अच्छी याद तो नहीं है, इसीलिए उसे नहीं लगता कि उसे ये डिटेन को बताना चाहिए। आर्विन कहता है कि उसे तो लगता है कि ये बात डिटेन को पता होनी ही चाहिए। लेटिशिया कहती है कि वो इस बारे में सोचेगी, लेकिन आर्विन समझ जाता है कि लेटिशिया जितना हो सके उतना इस बात को टालना चाह रही है। आर्विन समझ जाता है कि एक बार फिर लेटिशिया इन सब बातों का बोझ अकेले उठाना चाहती है। वो कहता है कि वो समझ गया। आर्विन कहता है, एक और बात, मेरे पास एक खुशखबरी है, कैलाश मिल चुकी है। एम्पायर में कहीं और हम देखते हैं एक घर में एक औरत डॉक्टर हार्टे नाम के आदमी को ढूंढते हुए जाती है। हम देखते हैं कि ये डॉक्टर वही आदमी है जिसे उस दिन इन में मारा गया था, ये कहने के लिए कि लेटिशिया असली सेंट हो सकती है। हम देख पाते हैं कि उस हादसे की वजह से डॉक्टर हार्टे अभी भी काफ़ी डरे हुए हैं कि कहीं उन आदमियों को उनका पता मिल ना जाए। वो सोचते हैं, ना बस सच बोलने के लिए मुझसे मारपीट किया गया, बल्कि मेरी छोटी बेटी को मुझे उस हालत में जलील होता देखना भी पड़ा। बस लक की वजह से मैं ज़िंदा बच गया, लेकिन अब मैं क्या करूँ? कहीं अगर वैसा कुछ फिर से हो गया तो? कहीं उन लोगों ने मुझे फिर से ढूँढ लिया तो? क्या मुझे डॉक्टर की नौकरी छोड़ देना चाहिए और फिर यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए? ये साफ है कि उस हादसे का डॉक्टर हार्टे पर काफ़ी गहरा सदमा पड़ा है। उन्हें चेकअप करते हुए भी वैसा देख वो औरत उनसे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है? क्या कोई परेशानी है? लेकिन हार्टे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, सब ठीक है। ये सुन औरत कहती है, अच्छा लगा सुनकर। आपका यहाँ होना हमें कितना रियोश्योर करता है आपको पता नहीं। आखिरकार वो आप ही थे जिसने मेरे बच्चे को बचाया। अगर आप नहीं होते तो मेरा बच्चा बच तक नहीं पाता। हार्टे कहता है कि कई और डॉक्टर्स हैं जो कि उससे भी ज़्यादा काबिल है, लेकिन औरत कहती है कि हार्टे जाकर किसी से भी क्यों ना पूछ ले, सब यही कहेंगे कि हार्टे जितना क्वालिफाइड और कोई नहीं है। चेकअप के बाद वो औरत डॉक्टर हार्टे का शुक्रिया अदा कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद डॉक्टर हार्टे सोचते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं खुद को बचाने को अपने मरीजों को छोड़कर जाने का सोच रहा था। होली एम्पायर में डॉक्टर्स को इज्जत से नहीं देखा जाता। जब लोग घायल या फिर बीमार होते हैं तो वो लोग होली टेम्पल से मदद लेने की कोशिश करते हैं, ना कि एक डॉक्टर को दिखाते हैं। स्पेशली वो लोग जो अमीर हैं और जिनके पास हाई सोशल स्टेटस है। जब से जोसेफिना सेंट बनी तब से होली टेम्पल के पुजारी और भी ज़्यादा घमंडी बन गए। अब तो जब तक उन्हें पैसे नहीं मिलते वो आम लोगों के लिए काम तक करने से मना कर देते हैं। पैसों के बिना तो कोई अगर उनकी ही आंखों के सामने मर भी रहा हो तो भी वो आग तक नहीं झपकाते। इन सब के बीच मेरा काम है लोगों के घाव और बीमारियों का इलाज करना। मुझे चाहे ही ज़्यादा इज्जत ना मिलती हो, लेकिन मुझे अपने काम को लेकर गर्व है, और जिन्हें पुजारियों ने नेगलेक्ट करा है उन्हें बचाने को मैं बहुत डिटरमाइंड हूँ। डॉक्टर हार्टे सोचते हैं कि उन्हें आपसे टेम्पल के मामलों में कभी भी नहीं बोलना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि असली सेंट कौन है? उन सब की ज़िंदगी ऑलरेडी काफ़ी मुश्किल है। सेंट भले कोई भी क्यों ना हो, उन्हें उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। तभी दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर हार्टे सोचते हैं कि क्या फिर से कोई दूसरा मरीज़ आया है। वो कहते हैं, आई एम सॉरी, क्लिनिक आज के लिए बंद हो चुका है, प्लीज़ कल आना। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैं यहाँ इलाज के लिए नहीं आया। डॉक्टर हार्टे कहते हैं, ये एक क्लिनिक है, अगर तुम इलाज के लिए नहीं आए तो फिर क्यों?
लेकिन वो एकदम से रुक जाते हैं जब वो देखते हैं कि वहाँ जो आया है वो और कोई नहीं बल्कि आर्विन है। आर्विन को देख हार्टे के पसीने बहने लग जाते हैं। तभी आर्विन के पीछे से लेटिशिया निकलती है और आर्विन को डॉक्टर को डर ना दिखाने को कहती है। वो तो बस एक ऑर्डिनरी सिटीजन है। उनकी बातों से हार्टे समझ जाता है कि ये औरत लेटिशिया है और ये आदमी आर्विन है, सेंट का वही विंग जो मर चुका है ना। तभी लेटिशिया और आर्विन को एक धड़ से आवाज़ सुनाई देती है। जरासर एक मरे हुए आदमी को अपने सामने देखने के डर के मारे डॉक्टर हार्टे बेहोश हो गए हैं। जब आर्विन उसे चेक करता है तब उसे एहसास होता है कि उसके अंदर गॉडेस की एनर्जी है और ये शक्ति पावर ऑफ हीलिंग की है। आर्विन लेटिशिया को देख कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस माई लेडी, अब और भी हाई चांसेस है कि कैलाश आपकी हीविंग है। लेटिशिया कहती है कि जितना हो सके जल्दी उन्हें उसे मिलना होगा और फिर वो आर्विन को कुछ करने को कहती है। दूसरी तरफ कहीं लैंसन दौड़ते हुए कैलाश के पास आता है। वो उसे कुछ बताना चाहता है। जब कैलाश पूछती है तब लैंसन कहता है, डैम इट, उस हरामजादी ने कसम से अपना दिमाग खो दिया है। कैलाश पूछती है कि लैंसन का मतलब क्या है। लैंसन गुस्से में कुछ पेपर्स फेंकते हुए कहता है, वो साली हरामजादी, पहले तो वो बस बच्चों की तरह रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी और अब वो खुद को सेंट बुला रही है। कैलाश उन पेपर्स को उठाने लगती है। उनमें से एक में खबर छिपी है, सेंट लेटिशिया होली एम्पायर के एम्परर से मिलना चाहती है। कैलाश सोचती है, मैंने सुना तो था कि वो जेनस एम्पायर से निकल चुकी है, लेकिन वो कैसे एक ही दिन में यहाँ आ पहुँची। लेकिन अगर ये खबर सच है तो अभी ये मायने नहीं रखता। मेरी सच्ची मास्टर इसी शहर में है, यानी सच में लेटिशिया ही कैलाश की मास्टर है और ये बात कैलाश को अच्छे से पता है। उधर दूसरी तरफ आर्विन कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें होश आए अभी कुछ वक्त हो चुका है, तो फिर तुम क्यों ना अब अपनी आंखें खोल लो। ये सुनते ही हार्टे एकदम से सीधा खड़ा हो जाता है और डरते डरते पूछता है कि वो ये कहाँ है। आर्विन कहता है, मैं तुम्हें इस जगह ले आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। भले ही मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मुझ पर तुम्हारा कर्जा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक दिन उसे चुका कर रहूँगा। जब वो आर्विन को देख भी नहीं रहा था तभी उसका ऑरा हार्टे को डरावना लग रहा था और जब कि वो उसे देख रहा है उसे और भी ज़्यादा डर लग रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि सेंट की बेटी लेटिशिया गॉडेस की असली चोजन वन है? वो सोचता है, नहीं, मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। मैं ऑलरेडी फैसला कर चुका हूँ कि खुद को टेम्पल के मामलों में नहीं शामिल करूँगा। सेंट भले कोई भी हो, मुझे किसी भी हाल में अपनी बेटी के साथ इस शहर से निकलना होगा। हार्टे आर्विन के सामने झुकते हुए कहता है कि अगर इतना ही है तो फिर वो यहाँ से जाना चाहेगा। उसकी बेटी उसका इंतज़ार कर रही है। आर्विन हार्टे को बताता है कि उसे अब वहाँ अपनी बेटी नहीं मिलेगी। हार्टे घबराते हुए पूछता है, क्या? तो आर्विन बताता है कि वो भी अभी इसी महल में है। उसकी फियांसी अभी उसकी रेख देख कर रही है। आर्विन कहता है, क्या तुम्हें वो बदमाश याद है जिन्होंने कुछ दिन पहले तुम पर हमला करा था? उसकी जीभ काट दी गई थी क्योंकि ये तुम्हारे साथ हुए उस हादसे के तुरंत बाद हुआ था। उसके साथियों को लगता है कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है और अभी वो लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। आर्विन की बातें सुन हार्टे खुश होते हुए कहता है, क्या आपने कहा कि उसकी जुबान काट दी गई? अच्छा सबक मिला उसे। उप्स, मेरा मतलब, मन ही मन हार्टे सोचता है कि अभी खुश होने का वक्त नहीं है। वो कमीने उसके पीछे पड़े हैं अभी। आर्विन हार्टे को ना घबराने को कहता है। पूरे एम्पायर में ये जगह उसके और उसके बेटी के लिए सबसे सेफ रहेगा। आर्विन पूछता है कि क्या हार्टे एक डॉक्टर है? तो हार्टे बताता है, हाँ। आर्विन कहता है, गुड, तुम कुछ वक्त के लिए इसी हवेली में रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ के लोगों का ख्याल रखो। हार्टे ये सुन डरने लगता है, लेकिन आर्विन उसको अश्योर करता है कि उसे प्रेशर फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्विन फिर दूसरे कमरे में जाता है और लेटिशिया को खबर करता है कि डॉक्टर को होश आ गया है। उसकी बेटी की सेफ्टी को भी सिक्योर कर लिया गया है। आर्विन की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कुछ दिन पहले उस पर कुछ बदमाशों ने हमला करा था जो कि जोसेफिना को सपोर्ट करते हैं। आर्विन का अंदाज़ा ये है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हार्टे ने लेटिशिया के सपोर्ट में बोला। लेटिशिया कहती है, तो हाई चांस है कि कैलाश जिसने उस डॉक्टर को हील करा वो मेरी विंग है। आर्विन कहता है, हाँ, और क्योंकि कैलाश इसी शहर में है, आर्विन को यकीन है कि जब उसे पता चलेगा कि लेटिशिया यहाँ है वो तुरंत उन्हें कांटेक्ट करेगी। इसीलिए प्लीज़ यही इंतज़ार कीजिए जब तक कैलाश यहाँ नहीं आ जाती। लेटिशिया कहती है, आर्विन, ये थोड़ा अनरीजनेबल साउंड कर सकता है, लेकिन मुझे ये अजीब से फीलिंग हो रही है कि कुछ बुरा हो सकता है। मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ, तुरंत फिफ्थ विंग को मिलने को। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद कैलाश को यहाँ लाओ।
फ्लैशबैक में हम देखते हैं कैलाश के पिता कहते हैं, कैल, एम्पायर में कोई होप नहीं है। आई स्वेयर एक दिन हम इस एम्पायर को छोड़कर चले जाएंगे। जहाँ तक उसे याद है उसके पिता हमेशा एम्पायर से नफरत करते थे। वो कहा करते थे कि ये कैसे एक होली एम्पायर हो सकता है। इस जगह को कभी भी अपना घर मत समझना कैल। कैलाश को कहा गया था कि उसके पैदा होने से कुछ देर बाद ही एक पुजारी ने उसके पिता के साथ धोखा करा और उनकी सारी दौलत हड़प लिया। इसके बाद वो हर दिन टेंपल में गए ताकि उनको न्याय मिल सके, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, जिसके बदौलत उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई और इवेंचुअली उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत बिगड़ गई। छोटी कैलाश गॉडेस से प्रे करती है वो उसके बाबा को बचा ले। अगर उसने उन्हें खो दिया तो वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी एम्पायर से नफरत करते हुए बिताएगी। उस दिन गॉडेस ने कैलाश की प्रेयर सुन ली और मदद के लिए उसकी दुआओं ने उसके अंदर पावर ऑफ हीलिंग को मैनिफेस्ट कर दिया। कैलाश अपने बाबा को ठीक कर देती है और ठीक होने के बाद उसके बाबा पुजारियों से लड़ने लगते हैं जब वो लोग कैलाश को ले जाने आते हैं, क्योंकि वो अब एक विंग बन चुकी थी। वो खुश नहीं होते क्योंकि वो गॉडेस की पावर से तंग आ चुके हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी को उस बुरी सेंट के अंडर रहकर काम करना पड़े। उसकी हिम्मत कैसे हुई कैलाश को अपना विंग चुनने की। उनकी ज़िंदगी पहले से ही काफ़ी परेशानियों से भरी है। उसके बाबा को उसका विंग होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और शायद उन्हें ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही थी कि उन्हें गॉडेस की पावर ने बचाया है। और जिस सुबह कैलाश को जोसेफिना को मिलने जाना था उसके बाबा उसे कहीं नहीं मिले। कैलाश वही कुछ दिन रहकर अपने बाबा का इंतज़ार करना चाहती थी, लेकिन उसे लेने आए पुजारी इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि अच्छा यही होगा अगर उसके बाबा कभी वापस आए ही ना। वो लोग कैलाश को ज़बरदस्ती उसके घर से ले जाने लगते हैं, ये कहकर कि वो अब एक विंग बन चुकी है और उसका फ़र्ज़ एम्पायर की हिफाजत करना है। कैलाश गुस्सा हो पड़ती है और कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम कह रहे हो कि मुझे अपने बाबा से कभी मिलना नहीं चाहिए? तभी कुछ और डरावने पुजारी वहां आ पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि अपेरेंटली कैलाश के बाबा एक बहुत बड़े नॉन बिलीवर थे और उन्होंने तो गॉडेस को ब्लेम भी करा कैलाश को एक विंग बनने को चूज़ करने के लिए। कैलाश कहती है, अगर बाबा का इंतज़ार करने के लिए मुझे एक पागल भी समझा जाता तो भी मैं वैसा करने को तैयार थी। सभी लोग उनके नए विंग कैलाश के लिए सड़कों में आकर चीयर कर रहे थे। उन फूलों और वाहवाही के बीच में भी कैलाश को बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं मिली। अंदर कैरियज में रोते हुए वो सोचती है, बाबा आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन टेम्पल और इस एम्पायर के लिए आपकी नफ़रत क्या आपकी अपनी बेटी के लिए रहा प्यार से भी बढ़कर था? कैलाश काफ़ी दुखी है कि उसके बाबा उसको छोड़कर चले गए बस इसलिए क्योंकि वो एक विंग बन गई। उसके बाद कैलाश जोसेफिना से मिलती है। कैलाश को दुखी देख जोसेफिना पूछती है कि वो क्यों ऐसी हो रखी है, तो एक पुजारी बताता है कि उसके विंग बनने के बाद उसके बाबा जो कि एक नॉन बिलीवर थे वो गायब हो गए। शायद वो अभी भी उस सदमे से बाहर आ रही है। अपने एक लौते परिवार को खोने का गम और उन पुजारियों के लिए नफरत जिन्होंने उसे उसके बाबा से अलग किया था, इसकी वजह से कैलाश का दिल मुरझा गया। उसे कहा गया था कि एक विंग को बेहद खुशी का एहसास होता है और वो रो पड़ते हैं जब वो अपने मास्टर से मिलते हैं, लेकिन कैलाश के लिए वो बस फ्रस्ट्रेटिंग और ड्रेनिंग था। वो बस कहीं जाकर छुपना चाहती थी। उसके कुछ ही वक्त बाद कैलाश को खबर मिली कि उसके बाबा गुजर चुके हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक ऐसे गड्ढे में डूबती जा रही है जिसका कोई ज़मीन नहीं है। अपनी पूरी ज़िंदगी कैलाश को किसी को लेकर भी कोई मतलब नहीं महसूस हुआ। वो हर बात को लेकर इंडिफरेंट रहती आई। वो बस इसलिए जी रही थी क्योंकि वो मर नहीं सकती थी। उसके जीने में कोई मतलब नहीं था। वो बस बिना कुछ सोचे जोसेफिना के ऑर्डर्स फॉलो करती। उस दिन तक जब सब कुछ बदल गया। जिस दिन कैलिस्टो ने होली पैलेस को तबाह करा तब कैलाश को एहसास हुआ कि उसकी सच्ची मास्टर कौन है। अभी प्रेजेंट में पेपर पढ़ने के बाद कैलाश को पता चल चुका है कि लेटिशिया इसी शहर में है। वो अब बस बिना कुछ किए चुपचाप नहीं बैठ सकती, लेकिन वो कैसे अब जाकर शेमलेसली उसके सामने जा सकती है। जब लेटिशिया को जोसेफिना और बाकी विंग्स अब्यूज़ करा करते थे तब कैलाश ने उसको अनदेखा कर दिया था। वो उस बात को अब ठीक नहीं कर सकती, चाहे दूर से ही क्यों ना हो। कैलाश देखना चाहती है कि उसकी मास्टर सही सलामत है या नहीं। तभी लांसन चिल्लाता है, आखिर हर होलीनेस कहाँ है जब ये नकली ढोंगी यहाँ तबाही मचाकर बैठी है। कैलाश पूछती है कि क्या लैंसन को लगता है कि उनके बदले जोसेफिना ने कुन नाम के बंदे को कांटेक्ट करा होगा। लैंसन कहता है, तुम्हारा मतलब वो बैलबुद्धि, उसका मुझसे कोई मुकाबला नहीं है, ये बात तुम भी जानती हो। ये जाहिर है कि हर होलीनेस पहले मुझे कांटेक्ट करेंगी, उस जंगली सुअर को नहीं।
कैलाश कहती है कि ये बात सच है, इसलिए तो वो खून के बदले लैंसन के पास आई है। लैंसन कहने लगता है कि जोसेफिना वापस आकर ज़रूर सबको अच्छे से सबक सिखाएगी, और जब उस हरामजादी यानी कि लेटिशिया को अच्छे से मारपीट पड़ेगी तो वो भी वापस होश में आ जाएगी। कैलाश उन पेपर्स को उठाती है और कहती है, लेकिन आर्विन भी कभी कभार उनके लिए फिक्र दिखाता था। कभी कभी वो मुझसे ऐसे हीलिंग पोशंस बनवाता था जो कोई ट्रेसेस ना छोड़े। तो फिर क्या सब ठीक नहीं होगा अगर मैं भी अब से सही चीज़ें करने लगूँ? मैं भी हर्जाना देने को कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे फाइनली जिंदा महसूस हो रहा है। कैलाश एक चाकू निकालते हुए कहती है, लैंसन, क्या तुम मानते हो कि जो विंग सेंट के खिलाफ जाते हैं उन्हें मार डालना चाहिए? लैंसन गुस्से से कहता है, ऐसी ऑब्वियस बात भी क्या पूछ रही हो? हमें आर्विन और नोएल को मारना ही होगा। हमें उन धोखेबाज को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर उन्हें मॉन्स्टर्स को खिला देना होगा। कैलाश कहती है कि वो लैंसन की बात से बिल्कुल सहमत है और अपने चाकू से उसके ऊपर हमला करने को आगे बढ़ती है। वो कहती है कि सेंट यानी लेटिशिया बस तभी नए विंग्स हासिल कर सकेगी जब नकली विंग्स मर जाएंगे। वहाँ खून के छींटे उड़ते हैं। लैंसन कैलाश का गला पकड़ उसको हवा में उछाल रहा है। कैलाश का वार बस उसके हाथ में लग पाया और लैंसन उसे अब धोखेबाज हरामजादी कह रहा है। कैलाश उसे वाइटल पॉइंट में मारने वाली थी, लेकिन लैंसन ने अपने हाथ से उसको रोक लिया। लैंसन पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि कैलाश ने उस नकली ढोंगी के साथ काम करने का फैसला करा है? वो जोर से कैलाश का गला दबाते हुए कहता है, ना ही तू एक चमगादड़ जैसी क्रीपी है, तू तो बहुत बेवफा भी निकली। तू क्या करने का सोच रही थी? मेरे सर को ट्रिब्यूट बनाकर उस ढोंगी को तोहफा देने का? आई एम सॉरी, लेकिन वैसा नहीं होने वाला। तू अब यही मरने वाली है कैलाश। तू एक ऐसी विंग के नाम में जानी जाएगी जिसने सेंट जोसेफिना को धोखा दिया, जो अपनी पूरी जिंदगी एक आउटकास्ट बनकर जी और जो एक बहुत ही भयानक मौत मरी। कैलाश सोचती है, नहीं, मैं ऐसे मरना नहीं चाहती। मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। मैंने कुछ भी हासिल नहीं करा है। मैं अपने सच्ची मास्टर को मिलने के कितने करीब थी। कैलाश के आंखों से आंसू गिर रहे हैं और लैंसन ने उसका गला इतना ज़ोर से दबाया हुआ है कि कैलाश का पूरा चेहरा लाल पड़ चुका है। लेकिन तभी अचानक वहाँ शीशे की बिखरने की आवाज़ आती है। लैंसन मुड़कर देखता है तो कोई खिड़की तोड़कर अंदर आया हुआ है। लैंसन गुस्से से पूछता है कि वो कौन है। वहाँ जरा सा बार्नेस खड़ा है जो कहता है, आई एम सॉरी, खिड़की बंद थी तो तोड़ना पड़ा। वो नोएल को भी अंदर आने को कहता है। नोएल खिड़की से अंदर आती है और उन्हें देख कहती है कि तुम लोगों से मिलने काफ़ी वक्त हो गया था, कैलाश और लैंसन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बार्नेस अपनी आंख से लैंसन को जलाने लगता है। लैंसन कहता है, नोएल, कैलाश, तुम घिनौने धोखेबाज, मैं कसम खाता हूँ कि अगली बारी जब मुझे तुम दोनों दिखोगी तो मैं तुम्हें सीधे नरक भेज दूंगा। बार्नेस ये सुन हंसते हुए कहता है, अगली बार? नोएल ये कमीना क्या बकवास कर रहा है। तभी वहाँ ज़मीन में लैंसन के नीचे नीला पानी जैसा कुछ दिखाई देता है। नोएल तुरंत आकर लैंसन को ज़मीन से खींच लेती है क्योंकि उसके पास टेलीपोर्ट करने की शक्ति है। बार्नेस कैलाश को देख कहता है, हे कैलाश, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम क्या चाहती हो कि मैं इस बंदे के साथ क्या करूं? क्या मैं इसे मार डालूं? मैंने सुना है कि इस कमीने ने हर मैजेस्टी को भी हर्ट करा है। अगर मैं इसे मार डालूं तो चलेगा ना? कैलाश बार्नेस से पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता है और वो ऐसे फेमिलियरली क्यों उसके साथ बात कर रहा है। नोएल कैलाश को रिलैक्स करने को कहती है और बताती है कि बार्नेस उसको चोट वोट नहीं पहुँचाएगा। नोएल कहती है, मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा पागल जैसा दिखता है, लेकिन एक बारी तुम उसको जान लो तो वो ज़रा सा काफ़ी डिसेंट है। बार्नेस चिढ़ जाता है कि नोएल ने उसे पागल कहा। बस कल ही तो वो लोग दोस्त बने थे। नोएल अपनी शक्तियों से पानी का एक तलवार बनाती है। लैंसन को उसके बालों में पकड़ खींचती है और तलवार उसके गर्दन पर टांग कहती है, तेरी आंखों का ये फायरी लुक मुझे पसंद आया। तुझे पता होगा कि हम तुझे मार डालने को काफ़ी डिटरमाइंड है ना? इसीलिए तू ऐसा दिखा रहा है जैसे कि तेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। लेकिन हार मत मान लैंसन, क्या पता कोई रास्ता हो जिससे कि तू खुद को बचा पाए, क्योंकि उस ढोंगी सेंट के ठीक उल्टा मेरी मास्टर दयालु है। अगर तू सिंसियरली माफ़ी मांगेगा और हम में से एक बन जाएगा तो मुझे यकीन है कि वो तुझे अपना लेंगी। लैंसन कहता है, वो मुझे अपना लेंगी? क्या इसका मतलब है कि मैं बच पाऊंगा? नोएल कहती है, हाँ, अगर वो उनसे दिल से माफ़ी मांगे तो। ये देख कैलाश काफ़ी हैरान हो पड़ती है। वो सोचती है, ये स्टूपिड विंग्स, लैंसन इतनी आसानी से पछतावा करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इस कमीने को हमारी मास्टर के पास नहीं ले जा सकते। तभी लैंसन नोएल के सामने घुटने टेक कहता है, ठीक है, मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं अपने घुटने टेकूंगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
मन ही मन लैंसन सोच रहा है कि उसको अभी बस यहाँ से जिंदा बच निकलना होगा। जब तक वो जिंदा है उस हरामजादी यानी लेटिशिया से तो वो बाद में निपट सकता है। इस बेइज्जती का हिसाब मैं तुझसे लेकर ही रहूँगा। तुम सब देखोगे अपनी प्यारी मास्टर को मेरे ही हाथों मरता हुआ, और उसकी खून की नदी में लाचारी से बस रोते रह पाओगे तुम सब। लेकिन तभी कुछ कटने की आवाज़ आती है और सभी और खून बिखरने लगता है। बार्नेस लैंसन का गर्दन काट चुका है, उसे मार चुका है, जिसे देख नोएल काफ़ी चिढ़ जाती है ये कहकर कि उसने अभी ही क्यों लैंसन को मार दिया। बार्नेस पूछता है तो फिर नोएल भी उसे मारने ही वाली थी। नोएल कहती है ऑब्वियसली, वो तो बस ज़्यादा देर तक तड़पाना चाहती थी उसे। बार्नेस कहता है कि कुछ पल के लिए तो उसे लगा कि नोएल लैंसन के जाल में फंस गई है। ये सुन नोएल और भी ज़्यादा गुस्सा होती है और वो दोनों झगड़ने लगते हैं। कैलाश बस वहाँ बैठे हुए शॉक्ड होकर उन्हें देख रही है। तभी नोएल कहती है, कैलाश उठ जाओ, मेरी मास्टर तुम्हें देखना चाहती है। कैलाश काफ़ी हैरान होती है जब उसे पता चलता है कि लेटिशिया उसे मिलना चाहती है। नोएल उसे बताती है कि लेटिशिया बहुत लंबे वक्त से कैलाश का इंतज़ार कर रही है। वो चाहती थी कि कैलाश खुद उसके पास आए, इसीलिए उसने अपने यहाँ होने की खबर भी फैलाई थी। लेकिन अंत में उसने अपना मन बदल दिया और उन्हें भेजा कैलाश को उसके पास ले आने को। उसे ज़रूर एहसास हुआ होगा कि कैलाश किसी खतरे में है। कैलाश ये सुन काफ़ी शॉक्ड होती है। नोएल कहती है कि लेटिशिया ने कभी नहीं सोचा था कि कैलाश कुछ ऐसा कर बैठेगी, क्योंकि वो कॉम्बैट टाइप विंग नहीं है। लेकिन अब हिचकिचाने का वक्त नहीं है। ये कहकर नोएल कैलाश की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। वो कहती है, लेडी लेटिशिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कैलाश सोचती है, एक नए विंग की आने की खबर मुझे कभी भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि मैं इस सच से अनकंफर्टेबल थी कि जोसेफिना के साथ होते वक्त बाकी विंग्स के चेहरों पर एक बड़ी सी स्माइल होती थी। लेकिन नोएल के साथ मेरी पहली मुलाकात अलग थी, इसलिए उसका मुझ पर काफ़ी लंबा इम्प्रेशन पड़ा। मैं नहीं कह सकती कि वो मैल न्यूट्रिशन की वजह से था या नहीं, लेकिन वो अपनी उम्र की लड़कियों से काफ़ी छोटी थी। उसके हाथ पतले थे और उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ा हुआ था जब वो जोसेफिना से पहली बारी मिली थी। उसका रिएक्शन बाकी के विंग से अलग था, क्योंकि सेंट को मिलने के बाद भी वो काफ़ी बेसुध दिख रही थी। ये देख कैलाश को तब का वक्त याद आ गया जब उसे भी कई साल पहले कैरियज में डालकर इस जगह में घसीटा गया था। वो चाहे या ना चाहे, हर विंग सेंट से बंधा होता है। कैलाश को तब लगा था कि नोएल की फ्यूचर भी उसी की तरह होगी, ऐसा कैलाश को लगा था। लेकिन अभी प्रेजेंट में उसे देख लगता है जैसे कि वो एक कम्प्लीटली अलग इंसान बन चुकी है। वो ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे कि उसकी मुस्कान सर्दी के ठंड में उब रहा हरा बीज हो। शायद ये इसलिए है क्योंकि उसको उसकी सच्ची मास्टर मिल चुकी है। कैलाश सोचती है, अगर मैं भी असली सेंट को सर्व करने लगूँ तो क्या मैं भी नोएल की तरह हो जाऊंगी। कैलाश नोएल का हाथ पकड़ने ही वाली थी जब ठंडी हवा का एक झोंका उसे एक कड़वा सच याद दिला देता है और वह कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। नोएल पूछती है कि कैलाश ये क्या कह रही है, तो वह कहती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ नोएल। मैं ना ही उनके पास जा सकती हूँ, ना ही उनकी विंग बन सकती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। नोएल कहती है, तो फिर क्या हुआ, बाकी के सब भी उनकी पहचान रियलाइज़ नहीं कर पाए। कैलाश कहती है, तुम्हें पता था कि जोसेफिना एक ढोंगी है, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं बस वहाँ खड़ी देखती रही जब जोसेफिना ने उन्हें अब्यूज़ करा, तो मैं कैसे उनकी विंग बनने की हिम्मत कर सकती हूँ। मैं अपने मास्टर को पहचान नहीं पाई जब वो मेरे ही आंखों के सामने थी। नोएल सोचती है कि आर्विन ने भी तो बिल्कुल ऐसा ही करा था। नोएल कहती है कि तो फिर तो कैलाश को और भी ज़्यादा उनसे मिलना होगा, उनसे मिलकर माफ़ी मांगनी होगी। कैलाश कहती है, मैं नहीं जा रही, मुझे फोर्स मत करो, अगर तुमने करा तो। लेकिन कैलाश अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही बार्नेस उसके पीछे से उसके सर पर एक ज़ोर का तमाच लगाता है, ये कहते हुए कि सॉरी, तुम्हारे साथ बहस कर बैठने को अभी वक्त नहीं है। कैलाश बेहोश हो जाती है और बार्नेस नोएल को देखते हुए कहता है, तुमने ही तो कहा था कि ज़ाया करने को हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है ना नोएल। नोएल कहती है कि हाँ, गुड जॉब। कुछ देर बाद कैलाश को होश आता है। वो उठकर पूछती है कि वो कहाँ है। बार्नेस उसके पास जाकर कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं बार्नेस हूँ, भले ही ये बस टेम्परेरी है, मैं हर मैजेस्टी का विंग बनने को चुना गया हूँ। कैलाश काफ़ी गुस्से से बार्नेस को देख कहती है, तुम, क्योंकि वो जानती है कि उसे बेहोश करने वाला वही था। आर्विन भी वही पास में है। कैलाश बार्नेस को घूरे जा रही है तो बार्नेस कहता है कि उसने वैसा बस इसलिए किया क्योंकि नोएल ने कहा था कि उनके पास वक्त थोड़ा कम है, तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो वादा करता है कि जो उसने किया वो उसकी भरपाई करने को तैयार है, अगर कुछ है जो कैलाश चाहती है तो। तभी कैलाश कहती है, तो फिर मुझे भी तुम्हें एक बारी मारने दो।
वो उठकर अपने हाथ कसते हुए कहती है कि वो बार्नेस को इतना ज़ोर से मारेगी कि वो बेहोश हो जाएगा, तो वो खुद को तैयार रखे। ये सुन बार्नेस के पसीने छूटने लग जाते हैं। बार्नेस कहता है, रुक जाओ, तुम मुझे रास्ते से हटाकर मेरी विंग की पोजीशन लेना चाहती हो ना? लेकिन कैलाश की मुट्ठी उसकी तरफ पूरी ज़ोर से चल चुकी है। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाज़ा खुलता है। लेटिशिया ये कहते हुए अंदर आती है कि उसने सुना था कि कैलाश यहाँ है, लेकिन वो देखती है कि बार्नेस वहाँ ज़मीन में पड़ा हुआ है। वो नहीं जानती कि ये सब कैलाश ने किया है। तभी लेटिशिया और कैलाश की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है। लेटिशिया बहुत खुशी के साथ उसकी ओर जाती है और उसका हाथ पकड़ कहती है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश। कैलाश सोचती है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है और मैं खुद से यहाँ नहीं आई हूँ, लेकिन मेरे सीने में एक अजीब सी आग फैल रही है, क्योंकि जिस पल मैंने उन्हें देखा, खुशी की एक बयां ना कर पाने वाली लहर मेरे अंदर भरने लगी। कैलाश तुरंत रोते हुए लेटिशिया को गले लगाती है और कहती है, मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। लेटिशिया उसे गले लगाकर ऐसा ना कहने को कहती है। कैलाश लेटिशिया से माफ़ी मांगती है। कैलाश को अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी बीती हुई ज़िंदगी के हर दुख और अकेलापन का उसे भरपाई दिया जा रहा है, जैसा कि वो एक लौती उस इंसान से मिल चुकी हो जिसके आगे वो वल्नरेबल हो सकती है। जैसा कि पर टूटा हुआ एक चिड़िया आसमान में उड़ने की ख्वाहिश करता है, उसकी विंग होने की इंस्टिंक्ट्स जो उसके अंदर बसी थी, वो उसको उसकी सच्ची मास्टर के पास ले आए हैं। इसी वक्त दूसरी तरफ हम जोसेफिना को देखते हैं। वो कह रही है, लेहिर, लैंसन मर चुका है, मेरा एक और विंग चला गया है। लेहिर यानी जोसेफिना का बेटा और लेटिशिया का भाई, वो जोसेफिना को गले लगाकर कहता है, काम डाउन माँ, आज काफ़ी ठंड है, अगर ऐसे दिन में आप खुद को ओवर एक्सर्ट करेंगी तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। बस एक मामूली विंग को आपको इतना अपसेट करने मत दीजिए। जब तक पहले हाई प्रीस्ट की आत्मा बची है, नए विंग्स तो आते रहेंगे। जोसेफिना कहती है कि उसे कैलाश को ढूंढना होगा। लेहिर उसे बताता है कि वो पहले ही अपने कुछ आदमियों को इस काम में लगा चुका है, तो वो लोग पक्का उसे ढूंढ निकालेंगे। लेहिर कहता है कि लेकिन जोसेफिना को अपने दिमाग में इस पॉसिबिलिटी को भी रखना होगा कि कैलाश भी उसे धोखा दे चुकी है। ये सुन जोसेफिना गुस्से से चिल्लाती है, नहीं, मैं कैलाश को भी नहीं खो सकती। उसका मतलब ये होगा कि मेरे पास बस 3 विंग्स बच जाएंगे, और वैसे भी पावर ऑफ हीलिंग कुछ ऐसा है जिसे मैं खो नहीं सकती। एम्परर से सौदा करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। लेहिर कहता है, अगर बस 3 ही विंग्स बचते हैं तो भी ये सच नहीं बदलेगा कि वो फिर भी आपके ही विंग्स है। नकली विंग्स का उनके सामने कोई मुकाबला नहीं होगा। हमें बस इतना करना होगा कि जब विंग्स आ जाएंगे तब उन्हें बैरियर स्टोन्स को सिक्योर करने का हुक्म देना होगा। उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। मेरी वो हरामी और एहसान फरामोश बहन भी ख़त्म हो जाएगी, उन सब बेवकूफ़ विंग्स के साथ जो उसको असली सेंट मान बैठे। हम उस ड्रैगन सिगमंड को भी रास्ते से हटा पाएंगे जिसने होनी के रुख को बदलने की ज़रूरत की, और जब वैसा होगा तो ये एम्पायर नहीं, ये पूरा कॉन्टिनेंट ही आपकी हो जाएगी माँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक कमेंट ज़रूर छोड़ना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपका अल्टीमेट मानवा अड्डा।